भाजपा के पास इनऑल कोई थीम नहीं है देश के लिए। केवल ध्रुवीकरण की राजनीति एक थीम है, उसको तरह तरह से परोसने में माहिर है। पहले एक हिंदू शब्द चला करता था, वो अब थोड़ा पुराना लगने लगा तो एक नया शब्द इजाद किया गया, सनातन। अभी सनातन का अर्थ क्या है ये खुद बीजेपी वाले नहीं जानते, तो उनसे क्या पूछे सनातन क्या है। इससे पहले बीजेपी के शासन में तो चाहे बजरंग दल हो, चाहे इनका विश्व हिंदू परिषद हो, तो 2 मौत तो अलवर जिले में ही हुई हैं जो वर्ल्ड लेवल पे कहलाती हैं। रकबर और पहलू खां की कितने दिन में गिरफ्तार हुए उनके आदमी, बताओ। सवाल मेरा ये है कि हमारे देश में इतनी सारी भयंकर बेरोजगारी है, इसके लिए हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलता है जिससे कोई हद नहीं। आज तक का प्रधानमंत्री जो भारत में आया है उससे ज़्यादा ये झूठ बोलना जो है इतना है। मंचों पर झूठ बोलता है, युवाओं को लिए नौकरी दे देंगे, 2-2 लाख की नौकरी दे देंगे और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में गिर देंगे। लेकिन वो जुबला हो या झूठ बोलना, अभी झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से देश को कहाँ ले जाएंगे? ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा के यहाँ जो है अपना राज कायम करना चाहते हैं। आपको लगता है इससे बेहतर उन्हें करना चाहिए था, लेकिन क्या उनका ये डर जायज़ है कि अगर वो ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र आते तो पोलराइजेशन हो जाता, हिंदू मुस्लिम हो जाता? नहीं, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जो भी घटनाक्रम कहीं पे भी कुछ भी होता है उसके लिए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी का हक उनको दिया जाए। गहलोत सरकार ने काफ़ी शुरू से ही, सरकार आते ही फ्री दवाइयों की सेवा सबके लिए कर दी थी। और फिर अभी करीब साल भर पहले ये पिछले बजट में ये चिरंजीवी योजना लाए जिसमें 25 लाख तक का और ये मुद्दा लाए। तो ये दोनों चीज़ें ये वाकई में जानदार है, क्योंकि आम आदमी को सस्ता स्वास्थ्य चाहिए और सस्ती शिक्षा चाहिए। हालांकि शिक्षा का तो निजीकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जरूर कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। ये पूरे देश में राजस्थान सरकार एक। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राजस्थान से आपका ये ख़ास स्वागत मैं कर रही हूं। यहां हम अलवर ज़िले में मौजूद हैं। 11 विधानसभा की सीटें हैं। पूरे राज्य में 200 सीटों पर पूरे तरीके से मैं कहूँगी एक तरह का ऐसा घमासान जो शायद राजस्थान की जनता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अक्सर यहाँ ये माना जाता रहा है कि एक पार्टी आती है एक बार और अगली बार दूसरी पार्टी को चांस दिया जाता है। इस बार माना ये जा रहा है कि गहलोत ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी उनकी अपनी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और उनकी जिस तरह की स्कीम में खासकर पिछले कई सालों में वो लेके आए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर स्कीम, ये भी भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है कि सांप्रदायिकता नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की एक बड़ी स्कीम जो बीमा स्कीम उन्होंने शुरू की है, उसको लेकर उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि एक बुनियादी मुद्दे पर बातचीत हुई है। यहाँ अलवर के गणमान्य लोग, वो लोग जो यहाँ के दिमाग माने जाते हैं, जो सोचते हैं, उन कई लोगों को हमने यहाँ आपके लिए बुलाया है और साथ ही हमारे साथ हमारे दर्शक भी मौजूद होंगे, ऑडियंस भी, यानी कि वो लोग जो सवाल करेंगे और वो लोग जो जवाब देंगे, दोनों यहाँ पर हमने आपके लिए जुटाए हैं। कंपनी बाग ये कहा जाता है, नाम तो बड़ा फेमिलियर है, सुना हुआ ये नाम है। अलवर की मशहूर ये जगह है, यहाँ बहुत सारे लोग पार्क में टहलने भी आते हैं और आज भी इस वक्त भी आए हुए हैं, शाम का वक्त है ये। आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अलवर का मिजाज और अलवर के ज़रिए राजस्थान क्या चाहता है, राजस्थान की जनता क्या चाहती है, ख़ासकर ऐसे वक्त पे जबकि 6 महीने का वक्त बचा है सिर्फ, जो लोकसभा चुनाव हर माना जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल होगा। अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले ये जो 5 राज्य के चुनाव हैं जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें किसकी जीत होगी, इस पर ये निर्भर करेगा कि अगली सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी। कई खास मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपना नाम बताइए। मेरा डॉक्टर सर्वेश जैन। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम अलवर के मुद्दों पे आएँ, कि राजस्थान की अभी जो फ़िलहाल तस्वीर नज़र आ रही है, अक्सर यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक एक पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस के बीच ही एक तरह से पासा बदलता रहता है। इस बार क्या ख़ास बात है? इस बार फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है, चूँकि चाहे पहले से नहीं, पर इस साल जो है काफ़ी योजनाएं गहलोत सरकार ने दी हैं और ख़ास तौर से जो
एक योजना जो गरीब लोग जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, वो सबसे बड़ी, क्योंकि ज़्यादातर आम नागरिक को क्या चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए और शिक्षा चाहिए और अपना इलाज चाहिए। तो वो एक सुविधा दी है, उसकी वजह से बीजेपी के ही कुछ लोग जो खुल कर के अकेले में कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप से तो नहीं कह सकते, तो वो उनका भी कहना ये है कि इस बार गहलोत की सरकार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये ज़रूरी है कि इसमें यहाँ जो स्पीकर्स हैं इनकी अपनी खुद की राजनीतिक विचारधारा है, इनकी सबकी अपनी राजनीतिक पसंद है, लेकिन पेशे से इनमें से कुछ लोग वकील हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ आम लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं। इन सब के ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी राजनीतिक पसंद हो सकती है। आप मुझे बताइए अपना नाम। मैं अशोक कुद्दल, एडवोकेट। जी अशोक जी, ये बताइए कि आप वकालत किसकी कर रहे हैं इस बार और क्यों कर रहे हैं? वकालत राजनीतिक रूप से कांग्रेस की कर रहे हैं और उसके पीछे आधार ये है कि भाजपा के पास इनऑल कोई थीम नहीं है देश के लिए। केवल ध्रुवीकरण की राजनीति एक थीम है, उसको तरह तरह से परोसने में माहिर है। पहले एक हिंदू शब्द चला करता था, वो अब थोड़ा पुराना लगने लगा तो एक नया शब्द ईजाद किया गया, सनातन। अब इस सनातन का अर्थ क्या है ये खुद बीजेपी वाले नहीं जानते, तो उनसे क्या पूछे सनातन क्या है। ये केवल एक ध्रुवीकरण है। आज अखबार पढ़ा, उसमें बाबा बालकनाथ जो सांसद है हमारे अलवर के, वो कहते हैं ये भारत पाकिस्तान का मैच है। ये चुनाव राजस्थान का है, इसको भारत पाकिस्तान से जोड़ने की क्या जरूरत थी। तो कोई थीम नहीं है। और विशेष लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने खुद कल मध्य प्रदेश में बोल दिया कि ये देखिए कन्हैया लाल जो जिसके लिए जिम्मेदार है वो राजस्थान की सरकार है। तो खुद जब उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे काडर में क्या इसका असर होगा? कन्हैया लाल को याद रखना, उसके साथ पहलू खां को भी याद रखना पड़ेगा, रकबर को भी याद रखना पड़ेगा, और दो मोनू मेवाती नाम को, वो मोनू क्या बजरंगी है क्या है हरियाणा में, उसने दो लोगों को जिंदा जला दिया हरियाणा में, जो दोनों जगह वांटेड है। हरियाणा भी वांटेड है, राजस्थान भी वांटेड है। उसको मोदी जी क्यों नहीं याद रखते? ये क्या तमाशा बना दिया देश का कि कन्हैया लाल को, कन्हैया लाल की जांच एनआईए ने की है। इसमें क्या हो गया? अपराध को राजनीतिकरण से थोड़ी देखा जाएगा। मुआवजा ठीक से मिल पाया उनको, उनके परिवार को? मुआवजा ठीक मिला, दोनों बच्चे उसकी नौकरी में हैं। तो अपराध को भी राजनीति से तोला जाएगा क्या? अभी मैं आपके पास आया हूँ, अभी यहाँ रास्ते में कोई गोली से शूट कर देता तो क्या मोदी करा रहा है मुझे शूट या गहलोत करा रहा है? भाई अपराधी की कोई कास्ट नहीं होती, अपराधी की कोई राजनीतिक थीम नहीं होती। अपराधी केवल अपराधी है, चाहे वो कन्हैया को मारे, चाहे वो सुबोध सिंह को मारे, और चाहे वो पहलू खां को मारे। तो अपराधी को भी किस तरह से चश्मे से अलग देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मशहूर पत्रकार देवेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आपसे मैं सवाल की शुरुआत करती हूँ, खासकर इस बारे में कि राजस्थान जिस तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है कि देश भी उस तरफ जाएगा। आप इतना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को? नहीं, राजस्थान जो इन्होंने पुरानी परंपरा डाली थी आपसी विभाजन की, कम से कम 5 साल कांग्रेस शासन में ऐसा इन्होंने नहीं होने दिया। जहाँ तक ये कन्हैया लाल की बात करते हैं, ये झूठ बात कहते हैं कि वहाँ और जयपुर में एक मुस्लिम जो एक्सीडेंट में मर गया था उसको अलग अलग मुआवजा मिला। ये टोटली गलत है। दोनों को, हाँ, दोनों को 50-50 लाख रुपए मिले हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। केवल एक लोगों में ये संशय पैदा करने के लिए कहते हैं कि भाई वो चूँकि हिंदू था तो उसको 5 लाख दिया और ये मुस्लिम था तो 50 लाख दिए। ये गलत है। लेकिन गहलोत जी ने फिर भी, जहाँ भी इस तरह की वारदातें होती हैं या आशंका होती है तो निश्चित रूप से कानूनन कार्रवाई होती है। इससे पहले बीजेपी के शासन में तो चाहे बजरंग दल हो, चाहे इनका विश्व हिंदू परिषद हो, तो 2 मौत तो अलवर ज़िले में ही हुई हैं जो वर्ल्ड लेवल पे कहलाती हैं, रकबर और पहलू खां की। कितने दिन में गिरफ्तार हुए उनके आदमी, बताओ? और उनके चालान पेश करने में, कोर्ट में उनका दावा पेश करने में कितनी कमियां छोड़ी गई। खुद मजिस्ट्रेट्स कह रहा है कि भाई उनको तो बहुत सी कागजात तो पेश ही नहीं किए हैं इन्होंने।
तो गहलोत सरकार का तो ये नहीं है कभी कि हिंदू मर गया तो वो किसी केस को दबावे। तो ये एक भ्रम पैदा करना है लोगों का कि आपस में ये दिमाग में इनके आवे कि गहलोत सरकार है वो एंटी हिंदू है। ऐसा नहीं है। गहलोत जी का जो पुराना बैकग्राउंड है वो कभी नहीं रहा। कांग्रेस का कोई भी पुराना आदमी है वो कास्टिज्म पे कभी नहीं जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे कभी नहीं जाएगा। ये तो केवल अपना माहौल और वो बनाने के लिए करते हैं जो गलत है। और जी हाँ, आपने एक बड़ी अहम बात कही कि जो इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश हो रही है वो ये कि गहलोत सरकार एंटी हिंदू सरकार है और इसमें जो मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया है जिसमें दर्जनों की तादाद में चैनल्स हैं वो नरेंद्र मोदी जी उनकी पार्टी और संघ का समर्थन करके इस इमेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि कहा यह जा रहा है कि ठीक है आप स्वास्थ्य की जितनी स्कीम ले आइए, बीमा दे दीजिए 20-25 लाख का, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दीजिए, जो भी कुछ विकास की बात कीजिए, लेकिन हम आखिर में आके यहाँ पर धर्म का तड़का लगाएंगे और इलेक्शन को पोलराइज कर देंगे। और मुझे दिल्ली में जब मैं थी तो मुझे कहा गया कि राजस्थान का इलेक्शन पोलराइज हो चुका है। सही बात है ये? निश्चित रूप से राजस्थान का चुनाव ध्रुवीकरण का चुनाव है। ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनने जा रहा है और यही कारण है कि राजस्थान में पहले भाजपा से भी 2 विधायक के चुनाव लड़े थे, इस बार एक को भी टिकट नहीं दिया गया। और मोदी जी निश्चित रूप से यही भूमिका लेकर चल रहे हैं और उसके साथ साथ धर्म के साथ साथ सनातनी धर्म की बात करते हुए वो जाति के आधार पर भी उनके टिकट और चुनाव की अभियान चल रहा है। तो ये उनका एक दृष्टिकोण है। रेवड़ियाँ केंद्र सरकार ने भी बांटी हैं और राजस्थान सरकार ने भी बांटी हैं। केंद्र सरकार ने भी गारंटी दी है 7 और आपकी अशोक गहलोत की सरकार ने भी 7 गारंटी दी हैं। लेकिन लास्ट में चुनाव जो है मुद्दों की, जो पानी की, जैसे राजस्थान में पानी का मामला है 13 ज़िलों का और पानी नहीं आया, उसको रोक दिया गया था आपके मध्य प्रदेश के कारण से और 14 मीटिंग्स हुई लेकिन उसका सुझाव कोई नहीं निकला और ये कहा गया कि 40,000 की से हम ये पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि हम इस चुनाव के बाद सरकार में आए तो हम काम से इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन वो योजना भी 60,000 करोड़ में बनेगी और 2 से 3 साल उसके लगेंगे जब तक पानी की कोई व्यवस्था को कोई आधार नहीं। गंभीर सवाल हैं जनता के सामने, उसके बावजूद भी सिर्फ बात ही हो रही है। खुद प्रधानमंत्री ने जाके सबसे ज़्यादा हैरानी और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर जहाँ से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो रही है, एक तरह से पार्टी कार्डर को मैसेज दिया जाता है कि ये खुला खेल है, ओपन फील्ड है, अब आप सांप्रदायिक बातें कीजिए। आपका नाम मैं पूरा जानना चाहूँगी। आप मेयो समाज को भी यहाँ उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इसके अलावा अक्सर ये कहा जाता है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान गुजरात नहीं है। यहाँ अगर कल्चरली देखा जाए, तहज़ीब के हिसाब से भी तो बहुत फ़र्क नहीं है हिंदू और मुसलमानों में और इसलिए बहुत मिलजुल के लोग आपस में साथ रहते हैं। बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण नहीं हुआ है समुदायों का। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि क्यों आपको लग रहा है कि इस बार क्या कामयाब हो पा रहे हैं लोग? ऐसा है जी कि मेवात का जब नाम आए तो मेवात का इतिहास ये बताता है कि मेवात ने हमेशा जाति और जो है धर्म और मज़हब की बात कभी नहीं की और मेवात ने इंसानियत की बात की है, मुल्क की बात की है और उसकी हज़ारों मिसालें यहाँ तारीख़ी एतबार से मिल जाएंगी। जब बाबर यहाँ आया था तो बाबर का मुकाबला करने के लिए राणा सांगा साहब आ रहे थे और राणा सांगा का साथ देकर हसन खां मेवाती ने खानवा के मैदान में वो कारनामा करके दिखाया है जिसकी मिसाल बहुत कम इतिहास में मिलती हैं। राणा सांगा के तोप का गोला लगा तो उसके सरदार उसको किसी दूसरे मौके के लिए बाहर ले गए, लेकिन हसन खां मेवाती अपने मेवातियों के साथ आखिर तक लड़ता रहा और खानवा के मैदान में वो शहीद हुआ। उसके बाद फिर जो है मेवात का जो काम है, चाहे औरंगज़ेब का और जो है शिवाजी का मामला हो, तो ये नहीं देखा कि भाई वो मुसलमान है वो हिंदू है, बल्कि शिवाजी का साथ दिया और औरंगज़ेब की मुखालफत में पूरी जद्दोजहद की। तो मेवात का सब तारीख़ को लोग याद करते हैं। आप क्या किस तरह से लोगों को याद दिलाते हैं कि ये जो तारीख़ का सारा कंट्रीब्यूशन है इसको किस तरह से देखा जाए? तो मेरे पड़ोस में गोयल साहब बैठे हैं, ये सबसे बड़े इतिहासकार हैं। हमारे साथियों में सबसे ज़्यादा ये इतिहासकार हैं। बहुत सारी बातों में जब हम कहीं अटक जाते हैं तो इतिहास में इन्हीं से हम वो जो है वो
मदद लेते हैं तो वो जो लोग इतिहासकार हैं, जो सही तरह से इतिहास जानते हैं, वो तो इन सारी बातों को याद रखते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ कुछ नौजवान बैठे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों से मैं बातचीत करती हूँ कि जो आम लोग हैं, जो नौजवान हैं और जो दूसरे लोग हैं, आखिर उनके लिए सवाल अहम क्या है। आप सवाल पूछना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह है और मैं एक आम नागरिक हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। मैं आपको लगता है कि पॉलिटिक्स आपके सवालों का जवाब दे पाती है? पार्टियों में आपको लगता है किसकी नीति क्या है? देखो, ज़्यादातर पार्टियों की विचारधारा रही नहीं है। सब एक तो क्या है कि काम करना चाहते नहीं हैं, कुछ जो काम करते हुए हैं और उनका काम भी मतलब रोक दिया जाता है। कैसे कि क्योंकि जैसे अब लास्ट का टाइम चल रहा है चुनाव का, राजस्थान का, ये ध्रुवीकरण पे आ चुका है। ज़्यादातर चुनाव हिंदू मुसलमान पे आ चुका है, क्योंकि जो टिकट भी बंटवारे होते हैं ज़्यादातर जाति के आधार पर ही दिए जाते हैं और उसमें युवाओं के लिए जैसे कि भागीदारी दी गई है, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए कोई ज़्यादा अवसर नहीं है। जैसे कि नौकरियों में कई सारे पेपर लीक भी हुए हैं राजस्थान में, लेकिन उन पर कानून भी बने, लेकिन फिर भी युवाओं का ठगा जा रहा है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? सवाल मेरा ये है कि हमारे देश में इतनी सारी भयंकर बेरोजगारी है, इसके लिए हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कदम उठाएंगे? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैं जानती हूँ कि आपके पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन युवा क्या करे जब प्रधानमंत्री कहते हैं, उनकी पार्टी के नेता, कि भाई 15 लाख रुपए हम आपको देंगे, बाद में कह देते हैं जुमला है, फिर कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियाँ हम दिलवाएंगे, बाद में लगता है वो भी जुमला है। तो इन जैसे जो युवा हैं वो क्या करें? देखिए, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलता है जिससे कोई हद नहीं। आज तक का प्रधानमंत्री जो भारत में आया है उससे ज़्यादा ये झूठ बोलना जो है इतना है। मंचों पर झूठ बोलता है, युवाओं को लिए नौकरी दे देंगे, 2-2 लाख की नौकरी दे देंगे और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में गिर देंगे, लेकिन वो जुमला हो या झूठ बोलना, अभी झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से देश को कहाँ ले जाएंगे? ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा के यहाँ जो है अपना राज कायम करना चाहते हैं। इनका एक एजेंडा है, पहले से ही एजेंडा है जो कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और यहाँ अपना राज स्थापना करो। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, क्योंकि जनता को अब महसूस हो गया है कि ऐसा करने से पहले भी 1947 के पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी होने जाए तो देश का विकास नहीं होगा। इसके अलावा जो गहलोत सरकार है उस पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, खासकर पेपर लीक को लेकर। मैं चाहती हूँ आप इस पर भी जवाब दें। देखिए, पेपर लीक होना उनके ज़माने में भी हुआ है, बीजेपी के ज़माने में भी हुआ है, गहलोत के ज़माने में भी हुआ है। पेपर लीक होना जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको रोकना एक सबसे बड़ी जो चुनौती है। पेपर हर ज़िले में, हर प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ है, तो ये सही है। इससे फिर यहाँ मान लेते हैं अगर सभी राज्यों में हुआ है, लेकिन फिर भी राजस्थान की समस्या तो हल नहीं होती इससे, सिर्फ ऐसा कह देने से कि हर राज्य में हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि क्या आप अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं उनके कदम को लेकर, कि पेपर लीक को लेकर जो कदम उठाना चाहिए था, क्या उन्होंने कदम उठाया है? हाँ, यहाँ के जो राजस्थान की सरकार जो गहलोत की है, अब जो है उन्होंने कदम उठाया, ये कानून बनाने जा रही है और पेपर की ये गारंटी देती है कि आगे ऐसे पेपर लीक नहीं होगा। इसी वजह से गहलोत सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उसका इतना लाभ दिया जिसको जनता वाह वाह कर रही है। मजदूरों को नीचा से ऊपर उठाया जा रहा है, उनकी जो बच्चों की शादी के पैसे मिल रहे हैं, शिक्षा के पैसे मिल रहे हैं, शिक्षा पे जोर दे रहा है। इस वजह से आने वाले टाइम के अंदर गहलोत सरकार मजबूती से सरकार बनाएगी। जावेद, ये बताइए, आपको लगता है कि जो युवाओं के अपने मुद्दे थे उन्हें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में तोड़ कर के, ये हिंदू युवा है, ये मुस्लिम युवा है, ये सिख युवा है, ईसाई युवा है, जो आपकी युवाओं की एक एकता होनी चाहिए थी, उसको तोड़ा गया है? बिल्कुल तोड़ा गया। युवाओं को युवा छोड़ा ही नहीं, युवा कुछ कर ही नहीं सकता। किसी भी हर तरीके से उनको ठगा गया है हर जगह पे, चाहे एग्ज़ाम की बात हो या फिर ध्रुवीकरण में सब। और ये सब जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें खासकर जो युवा मुस्लिम हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, आप भी इस बारे में सोचते हैं? बिल्कुल, टारगेट तो होते ही जी। और ये जो नासिर और जुनैद का पूरा मुद्दा था, इस पे बार बार ये सवाल उठाया गया कि जितना गहलोत सरकार को करना चाहिए था, जितना राजस्थान पुलिस को जो करना चाहिए था, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। बिल्कुल नहीं निभाया। और कुछ बताना चाहते हैं? अगर गहलोत सरकार इस मामले को थोड़ा, जिस हिसाब से घटना हुई थी, अगर करते तो ये इससे ये काफ़ी चीज़ें रुक सकती थी, लेकिन गहलोत सरकार उसमें उस चीज़ को रोक नहीं पाई, नहीं कर पाई। आप इसमें बताना चाहेंगे, आपका कोई व्यू है कि
ये कहा जाता है कि भाई गहलोत सरकार ने खासकर नासिर जुनैद का जो मुद्दा था उस पर उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जैसे लेना चाहिए था। राजस्थान पुलिस जो कर सकती थी वो उसने नहीं किया। बहुत बाद में जाके मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जब नासिर और जुनैद का मुद्दा उठता है उस वक्त गहलोत सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। शायद हो सकता है कि गहलोत सरकार इस चीज़ से डर रही हो कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनकर ख़ुद हमारी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन जब मेवात में उससे ज़्यादा वायलेशन होता है और उससे ज़्यादा घटनाएं घटी जाती हैं तब मजबूरन हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ़्तार करती है। वैसे गहलोत सरकार ने इसके लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया। आपको लगता है इससे बेहतर उन्हें करना चाहिए था, लेकिन क्या उनका ये डर जायज़ है कि अगर वो ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र आते तो पोलराइजेशन हो जाता, हिंदू मुस्लिम हो जाता? नहीं, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जो भी घटनाक्रम कहीं पे भी कुछ भी होता है उसके लिए तो सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि हर किसी का हक उनको दिया जाए। मुझे आप बताएं कि बार बार जो ये कहा जाता है कि भाई गहलोत सरकार एक की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है कि वो एंटी हिंदू है, इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश होती है कि मुसलमानों की बड़ी हमदर्द है गहलोत सरकार। आपको वो हमदर्दी महसूस हुई? कोई फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, ऐसा तो खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके काम जो उन्होंने किए गरीबों के साथ और जो इलाज मुआवजे के एतबार से जो किया है वो थोड़ा ठीक किया है, लेकिन हमदर्दाना तो ऐसा कोई ज़्यादा सुलूक नहीं। लेकिन बार बार आरोप ये भी लगता है कि भाई बीजेपी कैसे मुसलमानों के लिए काम करे, वो तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है, चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें। वो एक अलग मुद्दा है, अलग बात है उसमें। सच है, ये उनकी बात में दम है? क्या तो क्या है, खैर आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें कहूँ ना, ये हमारे नसरू खां जी हमने जिताया था इसको जनता दल से, और भैरू सिंह जी की पास चले गए और आखिर तक वफादार रहे भैरू सिंह के, और फिर और बीजेपी के उससे कई टिकट लड़े। अब की साल उसको बेचारे को खूब उसने एड़िया रगड़ी, खूब उसने गाड़ियों को पहिए घिस लिए, लेकिन उसको भी टिकट नहीं मिला। और वो जो है यूनुस खां बेचारे ने जवानी से ही उसने वो जो है वो बीजेपी की राजनीति की है, और वो हमेशा उससे, अब यूनुस खां को टिकट नहीं दिया जो जिसके सांस में से बीजेपी निकलती थी, तो अब वो ये बीजेपी, अभी बताइए कि बीजेपी टिकट तो देती नहीं और फिर वो कहती है कि भाई जो मुसलमानों के लिए जो कुछ बीजेपी कहती है वो तो जग जाहिर है। वो कहते हैं हम टिकट तो तब देंगे जब आप वोट देंगे। नहीं, वोट तो हम देंगे, लेकिन हम टिकट देंगे नहीं, हम वोट तो हम देंगे, लेकिन हमें बराबर के शहरी तो मानो। जब हमें बराबर का शहरी नहीं मानते, हमारा हक ही नहीं मानते, अभी चुनाव हो रहा है तिजारा में और के हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कोई तुक की बातें हैं। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि देखिए हम कहाँ फ़र्क कर रहे हैं, हम तो जो राशन बांट रहे हैं वो हिंदू को भी बांटते हैं, मुसलमान को भी बांटते हैं, जो सरकार की स्कीमें चल रही हैं वो हिंदू को भी मिलती हैं, मुसलमान को भी मिलती हैं। हाँ, तो वो सरकारी स्कीमें जो मिलती हैं उनमें कितनी, अब गहराई में जाएंगे तो हम काफ़ी बहुत सारी बातें पैदा हो जाएंगी, लेकिन चलो हम ये तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें, हमारी सर्विसों में क्या हाल है, हमारी उनमें क्या हाल है, वो तो देखें ना। सरकारी नौकरियों में कमी है, ये कह रहे हैं आप? सरकारी नौकरियों में हमारी कमी है। अब राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा की सीटें हैं, हमारे हिस्से में 20-21 सीटें आती हैं, कहाँ हमारे पास सीटें हैं। अब हमारे जो है अब की साल ये विधानसभा गई है, इसमें जो है 10 से ऊपर कुछ हमारे आदमी जीत कर आए, और लेकिन वो भी हिंदू मुसलमान मिलकर जो है जब चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ आते हैं, लेकिन अगर वहाँ भी इस तरह का मामला हो जाए तो वो भी नहीं आते। तो रईसा जी, मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल ये जो चुनाव है इसमें राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कह के आए हैं कि देखिए राजस्थान का जो मॉडल है उसको मैं पेश कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी के सामने। उनका ये कहना था कि जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वो नाकाम है, और राजस्थान का हमारा हेल्थ का मॉडल है, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में राजस्थान के मॉडल को पेश करके आए हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि क्या इतना इफ़ेक्टिव, इतना जानदार ये मॉडल है, ख़ासकर स्वास्थ्य का?
स्वास्थ्य का यहाँ जानदार है क्योंकि ये चिरंजीवी योजना तो अभी लाए हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने काफ़ी शुरू से ही, सरकार आते ही फ्री दवाइयों की सेवा सबके लिए कर दी थी। और फिर अभी करीब साल भर पहले ये पिछले बजट में ये चिरंजीवी योजना लाए जिसमें 25 लाख तक का ये मुद्दा लाए। तो ये दोनों चीज़ें ये वाकई में जानदार है क्योंकि आम आदमी को सस्ता स्वास्थ्य चाहिए और सस्ती शिक्षा चाहिए। हालांकि शिक्षा का तो निजीकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जरूर कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। ये पूरे देश में राजस्थान सरकार एक है। क्या आपको लगता है कि इसकी बुनियाद पे वोट पड़ेंगे? क्या भारत में वो समय आ गया है जब कोई शिक्षा का अगर बदलाव करता है या स्वास्थ्य का बदलाव करता है तो उस सरकार को दोबारा लाया जाए, उसे इनाम दिया जाए? हाँ, आम आदमी ये चाहता है। आम आदमी के मुद्दे यही हैं कि महंगाई कम हो, मेरे बच्चों को सस्ती एजुकेशन मिले और अगर बीमार हो जाए तो सस्ता इलाज मिल जाए। यही वो चाहता है। मुझे सस्ता बिजली मिल जाए, सस्ता पानी मिल जाए। लेकिन सरकारों को ये समझ में नहीं आता। सरकारें जो है मेन जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं आम आदमी की, वो नहीं सोल्व करती हैं और नहीं करती। इसीलिए उनको हिंदू मुस्लिम पे आना पड़ता है क्योंकि उनके पास और बताने के लिए, गिनाने के लिए कुछ होता नहीं है। गहलोत सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने काफ़ी ये वेलफेयर की स्कीम्स चलाई है जिसमें ये भी है, आपका स्वास्थ्य का भी है, ओपीएस लागू करने का भी है और भी ये गैस सिलेंडर भी सस्ता किया है। तो लेकिन इसके बावजूद सेंटर सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने जो है उसने कुछ खास किया नहीं है जनता के मुद्दों पे। इसीलिए उसको हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कुछ है नहीं कहने को। फिर भी मैं हर सरकार से यही मतलब कहना चाहती हूँ कि हर एक सरकार अगर जनता की जो मिनिमम चीज़ें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही अगर हल कर दे, सोल्व कर दे तो जनता तो उमड़ के वोट देगी, उमड़ के उनको जिता के लाएगी। एक बड़ा स्टेट है राजस्थान और अगर यहाँ पर गहलोत जी दोबारा चुनकर आ जाते हैं, ये इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा संदेश मानेंगे? क्या आप समझते हैं कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इस चुनाव को बड़ा मानते हैं आप? देखो जी, गहलोत जी आते दिख रहे हैं। अगर केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती होगी, अगर कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो जाती है तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ मोदी के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प मिलेगा गहलोत जी। इस सब के बावजूद अगर जीत गए, इतना ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है, हाँ, और सब विपक्षी पार्टियाँ इनके लिए एकजुट हो जाएंगी और 24 की तैयारी में प्रमुख योगदान रहेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है। देवेंद्र जी, ये बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं भी ये बात सोच रही थी बहुत देर से कि अगर इस सब के बावजूद भी अगर जीत जाते हैं गहलोत जी तो पहली बात दो सवाल के हिस्से हैं। पहला ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को हैंडल करना मुश्किल होगा, और क्या नरेंद्र मोदी के सामने उनको एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख सकते हैं? वो तो बहुत भविष्य की बात है, लेकिन गहलोत जी ने अपनी काबिलियत तो दिखाई है। देखो, जब इनकी सरकार में ही विद्रोह हुआ तो पहली कांग्रेस सरकार थी और कई सरकारें मोदी जी गिराने में सफल रहे, केवल अशोक गहलोत जी थे जो उस सरकार को बचा पाए। रही बात दूसरी, तो वो आगे चल के अगर ये अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, राजस्थान में राज बनता है, तो ये बात तो सही है कि एक अनुभव और उसको देखते हुए तो मोदी जी से भी ज़्यादा अनुभव है इनका। अगर देखें शासन में उनसे ज़्यादा अनुभव है। शुरू से चलें, वो तो पहले तो संघ में रहे हैं, संघ के बाद वो बीजेपी में आए हैं, तो अभी भी उनकी विचारधारा खुद की न होकर संघ की है। अगर संघ आज कह दे कि ये करना है तो वो तो वो ही करेंगे। रही बात ये कि सांप्रदायिकता, मेरा मानना है कि इस बार केंद्र सरकार सांप्रदायिकता फैलाने में सफल नहीं रही। आप नहीं रही है। आप मध्य प्रदेश में देख लो, मोदी और अमित शाह जैसे नेता जो अहंकार में बोलते थे, उनके सभाओं में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रही हैं। राजस्थान में भी खाली रही, छत्तीसगढ़ में भी खाली रही। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देख लो, अगर सांप्रदायिकता इनका हो जाती तो ये कभी संभव नहीं था। फिर तो लोग वही जय श्री राम के नारे जो मीटिंग में लगाते थे, अब मुझे इस बार कहीं भी किसी मीटिंग में इस तरह के नारे मैंने नहीं सुने हैं। तो सांप्रदायिकता के लेवल पे तो मेरा मानना है कि केंद्र सरकार जो चाह रही थी उसमें उसे सफलता नहीं मिली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अब ज़्यादा सतर्क थी कि ये अंत में यही करेंगे। इसलिए पहले से ही वो अपना चुनाव उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं जो उन्होंने कर्नाटक में सीखा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो कुछ ना कुछ मैं सोचती हूँ कि अंदाज़ा इन सब को सुन के आपको हुआ होगा कि राजस्थान का चुनाव किस ओर जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि आखिर के एक हफ़्ता 10 दिन में सब कुछ तय होता है। तो हमारे सामने अब जैसे जैसे हालात बदलते चले जाएंगे, द वायर की टीम यहाँ पर कई दिनों तक राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा करेगी और आपको रूबरू कराएंगे हम मुद्दों से, लोगों से, नेताओं से। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।